ये कहानी है गरीब की जादुई मिट्टी। 24 साल का गरीब गारू बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। गारू और सुगंधा बचपन से ही एक दूसरे के साथ जुड़े थे। दोनों के पिता बहुत अच्छे मित्र थे। मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला लेते हुए बचपन में ही सुगंधा और गारू का रिश्ता तय कर देते हैं। इस वजह से गारू और सुगंधा भी बचपन से ही एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। गारू और सुगंधा एक पेड़ के पीछे छुपके मिलते हैं। क्या तुम्हारे पिता हम दोनों की शादी होने नहीं देंगे? कहाँ मैं गरीब झोपड़ी में रहने वाला और कहाँ तुम महलों में रहने वाली। तुम जैसा अमीर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लोग धन दौलत से अमीर हो सकते हैं, लेकिन तुम दिल से अमीर हो। तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी के वादे के मुताबिक हमारी शादी इसी साल होनी चाहिए। अगर पिताजी ने हमारी शादी करवाने के लिए मना किया तो मैं इस बात को पंचायत ले जाऊंगी। तुम चिंता ना करो। गारू सुगंधा का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और उसे एहसास दिलाता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जब दोनों के पिता ने शादी तय की थी तब वो एक दूसरे की बराबरी में थे, लेकिन कुछ समय बाद एक हादसे में गारू के माता पिता चल बसे। गारू के पास बस एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी रह गई और साथ ही में बूढ़ी बीमार दादी की जिम्मेदारी गारू पर आ गई। वहीं दूसरी ओर सुगंधा के पिता धीरे धीरे गांव के सबसे रईस आदमी बन गए और समय के साथ साथ उनका मन भी बदल गया। अब वो गारू को गरीब समझते थे, इसलिए उसके साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाना चाहते थे। वहीं गांव वाले भी गारू का मजाक उड़ाते थे। गांव के कुछ लड़के आपस में बात करते हुए अरे भाई देखो, इस गारू को गांव का सबसे गरीब भिखारी है ये। और सपने तो देखो कितने बड़े हैं इसके। गांव की सबसे रईस सेठ जी की बेटी से शादी करने की सोच रहा है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। सेठ जी ने अगर इसके साथ अपनी बेटी की शादी करवाई तो हमारे लिए तो ये शर्म की बात होगी। इससे अच्छे तो हम हैं। कम से कम अपना अच्छा घर बार और खेती बाड़ी तो है हमारे पास। इसके पास है ही क्या सुगंधा को देने के लिए। गांव वालों की बात सुनकर गारू बहुत दुखी होता है और कुछ सोचने लगता है। क्या सच में सुगंधा को खुश नहीं रख पाऊंगा मैं? परेशान गारू रात भर इसी बारे में सोचता रहता है कि तभी रात में नेपाल की ओर से भयंकर बाढ़ गांव की ओर आती है और सब तहस नहस कर देती है। इस बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गारू पर होता है, क्योंकि गारू का अकेला घर नदी के किनारे पर था, जिस वजह से गारू का घर खेत सब कुछ तबाह हो जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। गांव वाले भी उसको सहारा देने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाते हैं। गारू, ये सब क्या हो गया? सुगंधा, सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। देखो सुगंधा, इस गारू के हालात, इसके पास तो अपने रहने के लिए भी टूटी फूटी मिट्टी की वो झोपड़ी भी नहीं बची, तो तुम्हें शादी करके कहाँ रखेगा ये? मैं तुम्हारी शादी अब इसके साथ हरगिज नहीं होने दूंगा। नहीं बेटा, रिश्ता ना तोड़ो। मेरा पोता तुम्हारी बेटी से बहुत प्रेम करता है, वो उसके बिना नहीं जी पाएगा। मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है तुम लोगों के जीने मरने का। सेठ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम गांव वालों को तो ये रिश्ता पहले ही नहीं भाया था। कहाँ हमारी सुगंधा बेटिया राजकुमारी जैसी, और कहाँ ये गारू नौकर बनने के लायक भी नहीं है। अच्छा क्या सेठ जी, आपने जो ये रिश्ता तोड़ दिया। गारू पर एक के बाद एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तरफ उसने एक ही रात में अपने खेत और घर को बाढ़ में तबाह होते देखा था, तो वहीं दूसरी तरफ सुगंधा के पिता ने अब उससे रिश्ता तोड़ दिया था। सुगंधा, तुम्हारे पिताजी और गांव वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। अब तो मेरे पास तुम्हें रखने के लिए कोई जगह भी नहीं बची, इसलिए तुम्हारे पिताजी जहाँ कहते हैं तुम वहीं शादी कर लो। मेरे प्यारे भोले गारू,
तुम इतनी जल्दी हार हर बार क्यों मान लेते हो? जिस बार को तुम तबाही समझ रहे हो वो तबाही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। सुगंधा, तुम कहना क्या चाहती हो? ध्यान से देखो, जो मिट्टी तुम्हारे खेतों में और घर में बाढ़ से बह के आई है वो कोई आम मिट्टी नहीं है, ये गंगा मैया की मिट्टी है। इसमें खेती होती है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, दिवाली के लिए दिए बनाए जाते हैं और भी बहुत सी जगह इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। लोग इस मिट्टी को महंगे दामों में खरीदते और बेचते हैं। इतनी सारी मिट्टी को बेचकर तुम कितना धन कमा सकते हो, तुमने कभी सोचा है? सुगंधा, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। सुगंधा बहुत ही समझदार पढ़ी लिखी लड़की थी। वो गारू से बहुत प्रेम करती थी। पढ़ी लिखी होने के कारण उसे मिट्टी की पहचान थी। उसने गारू को बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। उस रास्ते में चलकर गारू ने उसी दिन अपने घर और खेतों में से सारी मिट्टी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक ट्रॉली में भरना शुरू किया। ट्रॉली में भरकर जगह जगह जाकर कस्बों में मिट्टी मूर्तिकारों को बेची, कुम्हारों को बेची, यहाँ तक कि शहरों में भी बेचना शुरू कर दिया। अरे देखो तो, बाढ़ से आई मिट्टी ने गारू की तो किस्मत ही बदल दी। थोड़े ही दिनों में गारू ने इतना धन कमाया जितना कोई सालों लगाकर भी नहीं कमा सकता। जो गांव वाले गरीब कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, अब वो सब गारू को देखकर हैरान रह गए थे। थोड़े ही दिनों के बाद गारू ने खुद का पक्का मकान भी बना लिया, ट्रैक्टर भी खरीदा और मिट्टी के गोदाम तैयार किए। गारू की लाखों की कमाई होने लगी। फिर एक दिन गारू सुगंधा से मिलता है। गारू, तुम? हाँ सुगंधा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुमसे कहने आया हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। हर बार जब मैं हिम्मत हार जाता था तो तुमने मेरी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। हर जगह मेरा सहारा बनी, मुझे सही राह दिखाई। सुगंधा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। गारू, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हें नहीं खोना चाहती। सुगंधा, अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी सुगंधा के पिता वहाँ आ जाते हैं। सेठ जी, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आपकी भी नहीं। सुगंधा और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अलग करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, तुम्हारा बहुत अपमान किया। सच पिताजी, आप सच कह रहे हैं? आप हमारी शादी करवा देंगे? हाँ बेटी, ये सच है। इस तरह से सुगंधा के पिता ने भी अपनी गलती को स्वीकारा। गारू ने भी सबको माफ कर दिया। फिर धूमधाम से सुगंधा और गारू की सबने मिलकर शादी करवाई। शादी के बाद सुगंधा और गारू ने मिलके अपने कारोबार को और आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। गर्भवती जलपरी की काटी पूंछ। विट्ठल गांव के सभी आदमी मछुआरे हैं। सभी अपनी मेहनत से अच्छी खासी मछली पकड़ कर लाते हैं, जिसे बाजार में बेचकर अच्छा धन कमा लेते हैं। वहीं नारंग बहुत ही आलसी किस्म का मछुआरा है। देखो जी, तुमने मुझे बहुत दुखी करके रखा है। कोई कामकाज ही नहीं करते, हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करके आलस में जल्दी जल्दी धन कमाना चाहते हो। जाओ देखो जाकर गांव के सभी लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं और अच्छी खासी मछली पकड़ कर लाते हैं। तुमों की मेहनत करना पसंद ही नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी, फिर तुम्हारा जो चीज चाहे वो कर लेना। तुम तो जानती ही हो मोमबत्ती, मेहनत वहनत मुझसे नहीं होती। और आजकल तो मछली पकड़ना भी कितना मुश्किल काम हो गया है। नदी में मछलियों की बहुत कमी हो गई है। ये कमी सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, बाकी गांव के आदमियों के लिए नहीं है। अगर तुम उनके साथ जाओगे तो जरूर मछली मिलेगी। आलसी नारंग बीवी की बातें सुनकर गुस्से में घर से मछली पकड़ने निकल जाता है, लेकिन आज भी उसका दिल लगाकर काम करने का मन नहीं होता। आकर सीधा नदी के किनारे बैठ जाता है। कौन इतनी मेहनत करके मछलियाँ पकड़े, पर ये मेरी पत्नी है कि मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं, दिमाग खराब करके रखती है, बार बार घर छोड़ के जाने की धमकी देती है। नारंग आपस में ही बड़बड़ा रहा था कि तभी वो देखता है कि नदी के किनारे पर एक कन्या जैसी दिखने वाली सुंदर सी जलपरी है। वो जलपरी बहुत खूबसूरत थी, साथ में वो गर्भवती भी थी।
अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली! आज तो मेरी पूरी की पूरी लॉटरी लग गई। एक मिनट, ये आम मछली नहीं बल्कि जलपरी है। अगर ये मेरे हाथ लग गई तो इसे मैं शहर जाकर नुमाइश में बेचूंगा और मुझे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। फिर तो मैं सारी उम्र घर पर बिना काम किए आराम से रह के खा सकता हूँ। अरे मुझे तो कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी पत्नी को भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब बस इसे किसी भी हाल में पकड़ना है, यहाँ से जाने नहीं दूंगा इसे। नारंग जलपरी को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही जलपरी उसे अपनी ओर बढ़ता हुआ देखती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी नारंग उससे कहता है, रुको जलपरी, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरा शिकार हो। नहीं, तुम ऐसा न कहो, मैं तुम्हारा शिकार नहीं हूँ। मैं तो एक जलपरी हूँ और मैं यहाँ पृथ्वी पर अपने पति को ढूंढने आई थी। मेरे पति बहुत दिनों से घर नहीं आए हैं। पृथ्वी पर उनका जादुई मोती खो गया था। वो मोती की तलाश में पृथ्वी पर निकले थे तो उन्हें काफी दिन हो गए घर लौटे हुए, इसलिए मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। मुझे कुछ मत करना, मैं गर्भवती हूँ। मुझे और मेरे पति को बहुत लंबे समय बाद संतान प्राप्ति हो रही है। मुझ पर तरस खाओ। हैं? अरे तुम पर तरस खाकर भला मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें अपना शिकार बनाकर मुझे बहुत कुछ मिलेगा। कम से कम तुम्हें बेच के मैं अमीर तो बन जाऊंगा। जलपरी सोना नारंग के गलत इरादों को भांप गई थी। वो जान गई थी कि नारंग तरस खाने वालों में से नहीं है और वो उसे वहाँ से ले जाएगा, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो नदी में कूदने वाली होती है कि नारंग उस पर अपने तेजधार हथियार से वार कर देता है और उसकी पूंछ काट देता है। हैं? भागने की कोशिश कर रही थी ना, अब भाग कैसे भागेगी? ये तुमने क्या किया? दुष्ट मछुआरे, मेरी पूंछ काट दी। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? बिना पूंछ के कैसे तैर पाऊंगी? ये तुमने बहुत गलत किया। तभी सोना जलपरी के अंदर से एक आवाज आती है। उसका बच्चा उससे कहता है, माँ मुझे बचा लो माँ, मैं भी इस दुनिया में आना चाहती हूँ। तुम्हारे और बाबा के साथ खेलना चाहती हूँ। तुम्हारा प्यार पाकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें कैसे इस दुनिया में लाऊंगी? क्या सपने देखे थे मैंने कि मैं तुम्हें जन्म दूंगी। तुम्हारे बाबा कितने खुश होंगे। सब सपने टूटकर चूर चूर हो गए। अब तो लगता है कि आखिरी समय में मैं और तुम तुम्हारे बाबा से भी नहीं मिल पाएंगे। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा, जलपरी को बेच के लाखों रुपए कमाऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी जलपरी को मैं यहाँ से कैसे ले जाऊंगा? ऐसा करता हूँ, एक बड़ा सा बोरा लेकर आता हूँ, फिर रात होने का इंतजार करके जलपरी को बोरे में भर के यहाँ से ले जाऊंगा। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे सोना जलपरी बेहोश हो रही थी। उधर सोना जलपरी का पति घर वापस लौट आया था। घर लौटने पर उसे पता चलता है कि उसकी सोना तो उसे ढूंढते हुए पृथ्वी लोक गई है। जब पति उसे ढूंढता ढूंढता पृथ्वी लोक पर आता है और नदी के किनारे वो देखता है कि उसकी सोना लहूलुहान कटी हुई पूंछ के साथ बेहोश पड़ी है। सोना, ये तुम्हें क्या हो गया? सोना, तुम्हारी पूंछ किसने काटी है? भगवान, अब क्या होगा मेरी सोना और मेरे बच्चे का? बेहोश सोना को अब अपने पति शिवा की बातें भी सुनाई नहीं दे रही थी। उधर नारंग की पत्नी मोमबत्ती को एक अजीब सा आभास होने लगता है। ना जाने क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नारंग कहीं किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है। जब भी वो कुछ गलत करने जा रहा होता है तो मुझे ऐसी बेचैनी महसूस होती है। रात होने को आई है, सारे मछुआरे अपने घर आ गए, लेकिन नारंग कहीं नहीं है। मुझे चलकर देखना चाहिए। मोमबत्ती बच्चों से कहती है कि वो घर पर ही रुके। वो उनके बाबा को बाहर जाकर देख कर आती है। मोमबत्ती उसे ढूंढते ढूंढते नदी की ओर आ रही होती है कि तभी मोमबत्ती को रास्ते में सोना के पति शिवा का वो जादुई मोती मिलता है। वो मोती बहुत चमक रहा था। अरे ये क्या चीज है? ये तो कोई मोती लग रहा है। मोती उठाकर नारंग की पत्नी मोमबत्ती वहाँ से नदी की ओर बढ़ती है और वहाँ आकर देखती है कि नदी के किनारे पर एक जलपरी घायल पड़ी है, जिसका पति उसके लिए बहुत ही बेचैन और दुखी है। अरे ये किसने किया? इस जलपरी की पूंछ किसने काटी? मुझे तो लगता है जरूर ये उस नारंग का काम है। ये जलपरी बेचारी तो गर्भवती भी है। ये मेरी पत्नी सोना है। मुझे ढूंढते ढूंढते पृथ्वी लोक पर आई थी,
और ना जाने किसने इसका ये हाल कर दिया। मैं तो अब एकदम निहत्था हो गया हूँ। अगर मेरे पास अपना जादुई मोती होता तो मैं अपने जादुई मोती से अपनी पत्नी की कटी हुई पूंछ जोड़कर ठीक करके उसे वापस अपने साथ ले जा सकता था। लेकिन क्या करूं, मेरा जादुई मोती कहीं खो गया है। कहीं तुम इस मोती की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, यही मोती आपको कहाँ मिला? मोमबत्ती शिवा को बताती है कि उसे ये मोती रास्ते में चलते चलते मिला। फिर वो जादुई मोती मोमबत्ती शिवा को दे देती है। शिवा अपने जादुई मोती का प्रयोग करके सोना की कटी हुई पूंछ को जोड़ देता है। अब सोना को भी होश आ जाता है। होश में आकर पति शिवा के गले से लग जाती है। स्वामी, कहाँ चले गए थे आप? मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई और उस दुष्ट मछुआरे ने मेरी पूंछ काट दी। अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ सोना, अब मैं तुम्हें और अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा जादुई मोती मिल गया है। तभी जलपरी को वहाँ से ले जाने के लिए नारंग एक बड़ा सा बक्सा लेकर आता है। वो देखता है कि जलपरी को वहाँ से कोई भगाने की कोशिश कर रहा है। अरे, ये जलपरी को कौन भगाने की कोशिश कर रहा है? मोमबत्ती, तुम? मुझे तो पहले ही पता था कि ये तुम्हारे काम हो सकते हैं, क्योंकि तुम सीधे काम कभी कर ही नहीं सकते। हमेशा तुम्हें उल्टे ही काम आते हैं। क्या तुम जानते हो कि तुमने कितना गलत किया इस जलपरी के साथ? अरे, यूं तो हमेशा मेरे पीछे लगे रहती हो कि मैं काम नहीं करता। अब इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ तो मेरा साथ देने के बजाय इस जलपरी को भगा रही हो, जिसे बेचकर मैं लाखों कमा सकता हूँ और तुम भी सारी उम्र आराम से रह सकती हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा जो गलत तरीके से कमाया गया हो। मूर्ख औरत! नारंग पर उसकी पत्नी की बातों का जैसे कोई असर ही नहीं होता। वो जलपरी पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है। तभी शिवा अपने मोती से जादू करके नारंग को हवा में उल्टा लटका देता है। अरे बाप रे! अरे छोड़ दो मुझे, मैं उल्टा लटक गया हूँ। अरे सीधा कर दो मुझे। मैं आज के बाद गलत काम करके जल्दी पैसा कमाने का कभी नहीं सोचूंगा और आलस भी छोड़ दूंगा। कभी किसी इंसान या जीव के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं माफी मांगता हूँ। जी तो करता है कि तुम्हें मैं मार दूं, लेकिन आज तुम्हारी पत्नी ने मेरी मदद की है। मेरा जादुई मोती मुझे लौटाया है। उसकी वजह से मेरा परिवार बच पाया है, इसलिए मैं उसके परिवार को नहीं तोड़ सकता। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अब तो मुझे छोड़ दो। इस तरह से शिवा नारंग को छोड़ देता है। फिर शिवा और सोना जलपरी मोमबत्ती से हाथ जोड़कर धन्यवाद कहकर नदी में डुबकी लगाकर अपने घर चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद एक प्यारी सी छोटी सी सुंदर जलपरी पैदा होती है। दोनों अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। वहीं नारंग को भी सबक मिल चुका था। वो भी आलस छोड़ मेहनत से काम कर रहा था।